Hello my dear friends, my name is Arvind Patidar and today we will discuss about environmental engineering and topic is air pollutions. Okay guys, सो व्हाट इज़ एयर पोल्यूशंस। तो एयर पोल्यूशंस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ठीक है कि जो जब अपन छोटी क्लास में थे टेंथ और ट्वेल्थ में जब आप थे तो बहुत सारे बार आपने एयर पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जो एयर पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है वो आपको एक इंजीनियरिंग पर्पज से पढ़ना है थोड़ा सा, कि इंजीनियरिंग में व्हाट इज़ एक्चुअली वी कंसिडर वाइल वी डिज़ाइन समथिंग, है ना, टूवर्ड्स दी in terms of air pollutions. Okay guys, so what is air pollutions? Air pollutions can be classified as a natural contamination, gases and vapors and aerosols. Okay guys, तो natural contamination, ठीक है, natural contamination किसकी वजह से होता है? From the weeds, grasses, ठीक है, कोई दालें वगैरह and trees. तो इन vegetable matters की वजह से what air pollution is created, then this air pollution is known as नेचुरल एयर पोल्यूशन। ठीक है, सेकंड की बात करें एरोसोल्स, तो एरोसोल्स क्या होता है? एरोसोल रेफर्स टू द डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड, ओके गाइज, डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज इन गैसेस मीडिया। जैसे अपन डस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो डस्ट आपकी एनवायरनमेंट के अंदर में, ठीक है, गैसेस मीडिया में, एनवायरनमेंट के अंदर में, तो उसके अंदर में जब आपका जो यहाँ देख सकते हो आप कि जो लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल है वो गैसेस मीडियम में, ठीक है, मिक्स हो जाता है, दैट इज दैट एट दैट टाइम वी कॉल दिस एरोसोल एज ए स्मोक, डस्ट और मिस्ट। ठीक है, तो एरोसोल क्या होता है कि सिंपल सा डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल जब मिक्स हो जाते हैं एयर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल। आपने देखा होगा पीएम अपन बात करते हैं जब भी, तो अपन बोलते हैं पर्टिकुलर मेथड 2.5 10, ये माइक्रोन्स में बात होती है। ठीक है, तो इसकी जब बात होती है तो ये पर्टिकुलर मेटर इतने छोटे होते हैं कि जो मास्क का अपन यूज़ करते हैं ना उसके अंदर भी ये नहीं छनते एक्चुअली। ठीक है, ये उसके अंदर से भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द वेरियस एरोसोल्स, क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल, मिस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, ठीक है, और फॉग। ये फॉग, ठीक है, स्मोक, तो ये सारे जो पार्टिकल होते हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये एरोसोल के ही एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की अपन बात करें कि कौन कौन सी गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल होती है एयर पोल्यूशन के लिए, तो सम गैसेस आर सल्फर डाइऑक्साइड्स गैसेस आर देयर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स गैस आर देयर, CO, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मर्केप्टन्स आर देयर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स आर देयर, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स, सम हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो भी देयर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये क्या है? ये बहुत सारी गैसेस है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी एयर पोल्यूशन एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी? ठीक है गाइस, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो। ठीक है गाइस, तो प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या होता है? विच इज़ डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली इमिटेबल होता है, मतलब ये जो गैसेस होगी वो डायरेक्टली क्रिएट करेगी एयर पोल्यूशन को, देट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूशन। और सेकेंडरी क्या होगा कि नहीं, दो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स मिल के जो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे या कोई गैस बनाएंगे, उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होगा उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल्स क्या रहेंगे आपके प्राइमरी एयर पोल्यूशन के एग्जांपल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है मेन वो है फाइनर पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है, ये फाइनर पार्टिकल लेस देन 100 माइक्रोन्स की बात की हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर 100 माइक्रोन से कम के डायमीटर की बात की हुई है तो वो क्या हो जाएंगे? आपके फाइनर पार्टिकल के कंसिडरेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात की हुई है यहाँ पे कोर्स पार्टिकल की बात की हुई है, तो कोर्स पार्टिकल ग्रेटर देन 100 माइक्रोन माइक्रोमीटर, ठीक है, तो उसकी डायमीटर क्या हो जाए? कोर्स पार्टिकल। ऑर्गेनिक मैटर की बात की हुई है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हेलोजन एंड रेडियो एक्टिव गैसेस। ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो ये सारी जो भी बात होगी ये किसकी बात हो रही है? प्राइमरी। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात की हुई है, किसी गैसेस की बात की हुई है, यहाँ पे किसी मिक्स की बात नहीं की हुई है। लेकिन नेक्स्ट की अपन बात करें जैसे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की, तो यहाँ पे क्या है? इज आर प्रोड्यूस बाय इंटरेक्शन अमोंग टू और मोर प्राइमरी, दो, ठीक है, टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलके जब दो चीज़ बनाएंगे, ठीक है, जो गैसेस बनेगी उसकी वजह से जो पोल्यूशन होगा दैट इज सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। ठीक है, और बाय रिएक्शन विद नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स विथ और विदाउट फोटो एक्टिवेशन। देखो ओजोन सबसे मेन एग्जांपल आता है, ठीक है, यहाँ पे वो, उसके बाद पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका एग्जांपल है, फोटोकेमिकल स्मोक है, फॉर्मेल्डिहाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, H2S। तो ये सारे देखो यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन दो से मिलकर बन रहा है। ठीक है, ओजोन भी क्या रहेगा? जो आपका O3 प्लस O वाला जो रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीजन प्लस O के साथ रिएक्शन होगा तो O3 बन जाएगा, दैट इज ओजोन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड्स मिलके इसका फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे, देखो स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फोक से मिलके बनता है, स्मोक बनता है। ठीक है, स्मोक इज ए सिंक्रोनिम ऑफ टू वर्ड्स स्मोक एंड
फॉग। स्मोक कैन बी ऑफ टू टाइप, फोटोकेमिकल एंड कोल इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, सेकेंडरी पोल्यूशन ही क्रिएट करेगा। फोटोकेमिकल से भी स्मोक प्रोड्यूस होता है और कोल से भी होता है। कोल से तो अपने को पता है कि जब कोयला जलता है तो वहाँ से निकलेगा। फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन किसके साथ, ऑक्सीडेंट्स के साथ जब मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दे क्रिएट पेन। और पेन का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। पेन का एग्जांपल जो है, फुल फॉर्म जो है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके गाइस, नेक्स्ट की बात करें, इट रिड्यूस विजिबिलिटी। अब ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्चुअली, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, आइस इरिटेशन होता है, डैमेज टू वेजिटेशन होता है, क्रैकिंग ऑफ रबर्स होता है। तो देखो इसीलिए अपने बोलते हैं कि इंडस्ट्री वाले एरिया में अपने को नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। स्पेशल पॉइंट के अंदर क्या है, देखो मर्केप्टन। मर्केप्टन्स आर ऑफ्टन यूज, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपने देखा होगा गैस सिलेंडर, घरों में जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, गैस के सिलेंडर, वहाँ पे क्या मर्केप्टन यूज़ की जाते हैं। मिथाइल मर्केप्टन गैस के सिलेंडर्स में भरी होती है। क्या यूज़ होता है उसका, कि जब गैस लीकेज होता है, एक्चुअली गैस लीकेज होती है तो हमें पता नहीं लग पाता नॉर्मली, तो मिथाइल मर्केप्टन जो होता है ना, इसकी अलग से स्मेल होती है। तो जो गैस सिलेंडर जब लीकेज होता है ना, उसकी स्मेल आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, इस मिथाइल मर्केप्टन की वजह से आती है। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, इससे भी एग्जाम में पूछते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की बात यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, तो सब ये पूछा जाता है कि सबसे जो अर्थ सरफेस के पास में जो लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, कितने किलोमीटर तक, 11 किलोमीटर, फिर 11 से 50, 50 से 85 और 85 से 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंसेस को स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर कहा जाता है। इनका टेम्परेचर आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया हुआ है, वो तो सिंपल, ठीक है, ट्रस्ट मी। ठीक है, ट्रस्ट मी से आप देख सकते हो कि ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर आ जाएगा। अब ये आपको पता ही है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितनी 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है गाइस, द लेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंट्रेक्शन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इज ए ट्रोपोस्फीयर। देखो सबसे ज़्यादा जो गैसेस होती है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है, यू कैन सी दिस, ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। नेक्स्ट की अपन बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के, द ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट्स लाइक ए थर्मल ब्लैंकेट। देखो होता क्या है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, या फिर इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अर्थ का सरफेस है, तो इस अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि यहाँ पे सन की रेस आती है, ठीक है, इसके ऊपर। अब देखो इस सरफेस पे बहुत सारी गैसेस वैसे प्रेजेंट होती है। अब ये गैसेस या बहुत सारे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती है, ठीक है, वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं कि अभी सन की रेस जो आती है, ये इंट्रैक्शन करने के बाद ये क्या चाहेगी, ये तो सिंपल रिटर्न बैक जाना चाहेगी, लेकिन ये गैसेस जो प्रेजेंट होती है अपने एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस क्या करती है, इंटरप्ट कर लेती है उस एयर सन की रेस को, तो ये जाने नहीं देती, तो वापस वो गैस यहीं पे मेंटेन रहती है। तो इतना लेयर क्या होता है, मेंटेन रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। दैट राइज इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वो ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को बोला आज की तारीख में सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंजेस में सबसे बड़ा रोल इस ग्रीन हाउस गैसेस का भी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इस पर ध्यान रखने के लिए, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अपन जब बात करें तो क्या होती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है, उसके बाद तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, एक और होती है इसमें वाटर वेपर, यू शुड ऑल्सो नो दिस। ठीक है, वाटर वेपर भी ये काम करती है। अब नेक्स्ट की बात करें, देखो ये है अपना इंजीनियरिंग पर्पस से जो एनवायरनमेंट जो अभी तक पढ़ा अपनों ने, ठीक है, उसमें अपनों थोड़ी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन ये चीज़ें जो शायद आपके लिए नहीं होगी। एयर पोल्यूशन की अपन बात करें तो देखो लेप्स रेट, ये लेप्स रेट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ एलिवेशन। जब एलिवेशन बढ़ता है तो उसके साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर अपन जाते हैं पहाड़ों पे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, अपने को पता है। तो एलिवेशन के साथ टेम्परेचर डाउन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लेप्स रेट बोलते हैं। और एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल रेप्स रेट बोलते हैं। अगर ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, नॉर्मल लेप्स रेट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लेप्स रेट, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन में होता है उसको बोला गया पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, हो तो नेगेटिव रहा है लेकिन बोला क्या गया है, पॉजिटिव बोला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6.5 डिग्री पर सेल्सियस अगर पर किलोमीटर पे जाते हो तो टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मली बात की हुई है। ठीक है, सेकंड बात करें एनवायरमेंटल लेप्स रेट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ELR। ये क्या होता है, टेम्परेचर चेंज विद सराउंडिंग, एनवायरमेंट का टेम्परेचर किस कंडीशन में चेंज हो रहा है, 6.5 पर डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है ये। 1 किलोमीटर पे ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल लेप्स रेट। सेकेंड बात करें ALR, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक लेप्स रेट। ये क्या होता है, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उसके अंदर में बहुत सारे पर्टिकुलर मैटर वगैरह होते हैं, ये पर्टिकुलर मैटर किस गति से मतलब ठंडे हो रहे हैं या गर्म हो रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एडियाबेटिक लेप्स रेट। ठीक है,
कि उसका टेम्परेचर किस अमाउंट में कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज ऑफ पर्टिकुलर मैटर इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक। अब ये दो टाइप की होती है, एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होता है वेट एडियाबेटिक। ड्राई में कंडीशन में अपन वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, 9.8 पर डिग्री पर सेंटी, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पे कम हो जाएगा, और 6 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पे कम हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो 6 डिग्री मतलब 6 डिग्री टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे और बात करें अपन, ये अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, एडियाबेटिक, सुपर एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक, लैप्स रेट्स का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, कैसे किया हुआ है इन दोनों टर्म्स के बेसिस पे जो मैंने अभी आपको बताई। एक होता है ईएलआर, एक होता है एएलआर, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, और एक और क्या होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब देखो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन किसको बोलते हैं, जब आपका ईएलआर इज ग्रेटर देन एएलआर। ईएलआर ग्रेटर देन मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, पर्टिकुलर मैटर से। मान लो ये कोई चिमनी है, स्टेक है, वहाँ से आपका क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, इस धुएं में क्या होगा, पर्टिकुलर मैटर होंगे, इस पर्टिकुलर मैटर का कोई टेम्परेचर होगा, तो मैंने अज्यूम किया है कि 25 डिग्री है, और जो मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है गाइस। अभी दो चीज़ें अज्यूम की। अब मेरा जो लैप्स रेट है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनवायरमेंट का जो लैप्स रेट है मेरा, वो कितना है यहाँ पे 10 डिग्री है। मतलब जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है, और अभी क्या हो रहा है, एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। 1 डिग्री 1 किलोमीटर ऊपर गया तो क्या हुआ, ये 10 डिग्री से कम हो रहा है, तो 20 था तो 10 हो गया, और ये 7 से कम हो रहा है मतलब ये 18 हो गया। फिर 1 किलोमीटर ऊपर गया तो देखो 10 से ये कितना 0 हो गया, और ये 11 हो गया। अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस 5 डिग्री का था, यहाँ डिफरेंस 8 डिग्री का था, यहाँ डिफरेंस 10 डिग्री का है इन दोनों के बीच में। तो पहले पर्टिकुलर मैटर और एनवायरमेंट के बीच में क्या था, 5 डिग्री का सेल, मतलब इतना गर्म नहीं था पार्टिकल अपना। अब टेम्परेचर क्या हो गया, एनवायरमेंट तो ठंडा हो गया, लेकिन पर्टिकुलर मैटर तो उतना ही, एक्चुअली थोड़ा ही ठंडा हुआ है एनवायरमेंट के कंपैरिजन में। तो डिफरेंस कितना 8 डिग्री, मतलब जो अपना पर्टिकुलर मैटर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है एक्चुअली। थर्ड कंडीशन में और देखो डिफरेंस और बढ़ता जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर मैटर और ज़्यादा गर्म हो गया। उसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो और गर्म होता जा रहा है, मतलब ये गर्म होगा तो ये नीचे तो आएगा नहीं, बैठेगा तो है नहीं, ये ऊपर ही उड़ता जाएगा। तो इस कंडीशन को इसीलिए अपन बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है गाइस। वाटर पार्टिकल और ऊपर ही जाता जाएगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनस्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पे ग्राफ बनता है एक्चुअली, ठीक है, ये ग्राफ किसके किसके बनता है, एलिवेशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब ज़्यादा कौन था, ईएलआर था, तो उसकी जो ग्राफ रहेगा ना वो इस टाइप से रहेगा, और एएलआर कम था तो इसका ग्राफ किस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए रहेगा, एएलआर के लिए, ये ग्राफ किस लिए रहेगा, ईएलआर के लिए। ये ज़्यादा फ्लैट है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं मतलब अपने यहाँ देख ही पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है वो किस में ज़्यादा हो रहा है, आपका यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजेस बहुत ज़्यादा गति से कम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए ये क्या फ्लैट है, तो आप देख सकते हो, और ये क्या है, इसमें चेंजेस कम होंगे, ठीक है। जो फ्लैट है उसमें चेंजेस ज़्यादा होंगे, तो वही बताया हुआ है मैंने। तो ईएलआर ज़्यादा बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा फ्लैट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें तो इस कंडीशन को क्या बोला गया है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कि इस कंडीशन को सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कंडीशन बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें सब एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, ईएलआर इज ग्रेटर देन एएलआर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल जो लैप्स रेट है अब ये कम है किससे, एएलआर से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर मैटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा गति से डाउन होगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा पर्टिकुलर मैटर का टेम्परेचर स्टार्ट में कितना था, 25 था, एयर का टेम्परेचर कितना था, 20 था, और चेंजिंग रेट कितना था, मेरा जो पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है गाइस, उसका जो टेम्परेचर डाउन हो रहा था वो 10 डिग्री से डाउन हो रहा था, और एयर का टेम्परेचर 5 डिग्री से डाउन हो रहा था। अब देखो एयर कम गति से डाउन हो रहा है, तो ऊपर जब जाएंगे 1 किलोमीटर तो यहाँ 15 डिग्री और यहाँ 15 डिग्री, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ एक्चुअली रुक जाना चाहिए पार्टिकल को क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, बट थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से वो पार्टिकल फिर भी स्टेबल कंडीशन में, ये कह सकते हो कि दोनों का एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, तो देट इज कॉल्ड एज स्टेबल कंडीशन। अब ये ग्राफ मैंने आपको अभी बताया था, जो बड़ा होता है उसका ग्राफ फ्लैट होता है, तो यहाँ एएलआर बड़ा है तो एएलआर का ग्राफ क्या होगा, फ्लैट होगा। वो हल्का सा इसका ग्राफ क्या रहेगा, ये ग्राफ किसके लिए रहेगा, ईएलआर के लिए। तो ये ग्राफ आपको बनाना सीखना है टेम्परेचर और एलिवेशन के बीच में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें, थर्ड कंडीशन है न्यूट्रल कंडीशन है। तो न्यूट्रल कंडीशन में तो क्या होगा, ईएलआर इज इक्वल टू एएलआर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन देखो, मतलब जो टेम्परेचर का डाउन होने की कंडीशन है वो सेम रहेगी। तो देखो यहाँ 25 डिग्री स्टार्ट में, यहाँ 20 डिग्री है, ठीक है गाइस। अब क्या हो रहा है कि ऊपर 1 डिग्री गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ 25 था, 5 डिग्री का क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है, मतलब 5 डिग्री कम होगा। तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया, फिर ऊपर जाएंगे 15 है यहाँ, मतलब ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर एक ही टेम्परेचर से डाउन हो रहा है तो यह क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, और कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल गर्म था वो तो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, वो तो कभी ठंडा होगा ही नहीं ना एक्चुअली, क्योंकि एनवायरमेंट का और
जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है और एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, दोनों एक ही मतलब कह सकते हो आपकी एक ही गति से क्या हो रहा है, टेम्परेचर उनका डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी अनस्टेबल कंडीशन रहेगी क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा है या सेटल नहीं हो रहा है। ठीक है, here temperature difference is constant but it is less unstable than the super adiabatic condition। आप यहाँ पे देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन जो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन अपनों ने पढ़ी थी वहाँ पे तो और क्या हो रहा है, वहाँ पे तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पहले क्या था, 5 डिग्री था, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ 11 डिग्री का डिफरेंस हो गया था। ठीक है, तो वो डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा था, वो तो और अनस्टेबल कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ी स्टेबल कंडीशन है, कह सकते हो आप। नेक्स्ट अपन बात करें नेगेटिव लैप्स रेट। देखो अभी तो अपनों ने क्या पढ़ा, एलिवेशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, अभी यही पढ़ा अपनों ने। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें ऊपर अपर जाएंगे और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन कहाँ होती है, दो कंडीशन हो सकती है, एक होता है रेडिएशन इन्वर्शन, एक होता है सब्सिडरी इन्वर्शन। अब ये दोनों क्या चीज़ें होती है एक्चुअली, देखो ऊपर की तरफ अपने को पता ही है, मान लो कोई अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे सन होगा, तो सन होगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे गैसेस जो होगी वो ज़्यादा हॉट होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने मान लिया, अज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे क्या हो गया, अपना स्नोफॉल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि स्नोफॉल हो गया। ठीक है, अब इस स्नोफॉल की वजह से यहाँ का तो जो गैसेस वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर अभी बहुत कम है, लेकिन ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो अपनों ने पढ़ा था एलिवेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। बात समझ आ रही है कुछ, कि एलिवेशन, अभी मैंने बोला था एलिवेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक तो ये होता है रेडिएशन इन्वर्शन के केस में कि आपका टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे एलिवेशन आपका बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक कंडीशन तो ये है। सेकेंडरी कंडीशन क्या हो जाती है कि प्रेशर का बढ़ना। आपको पता होगा कि किसी जैसे मान लो पंप है, तो पंप में जब हवा बढ़ती है तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या बढ़ जाता है, आपको पता है कि बहुत गर्म हो जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कई कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे क्या हो जाता है कि हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है गाइज, हाई प्रेशर रीजन, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर किसी एरिया में इससे सरफेस से ऊपर बहुत काफ़ी ऊपर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में भी आपका क्या, सरफेस के पास तो लो रहेगा टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या रहेगा, हाई रहेगा टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप एलिवेशन पे जाओगे टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। तो ये कोई प्रॉब्लम होती है। तो दो केस में ऐसा हो सकता है, सब्सिडरी इन्वर्शन में और रेडिएशन इन्वर्शन में, कि एलिवेशन में आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, बाकी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, टेम्परेचर आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है। ठीक है गाइस, अब इसका डायग्राम किस टाइप से रहेगा, देखो। अब सब्सिडरी इन्वर्शन में क्या रहता है कि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर, अभी अपनों ने बात की थी कि ऊपर जाने पर एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या, और अभी तो अपन प्लस प्लस लिख रहे थे बार बार, अभी यहाँ माइनस में हो रहा है एक्चुअली। ये माइनस में होने का मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। बात समझिए, अभी तो अपन माइनस कर रहे थे, जैसे अभी यहाँ पे मेरा 25 था, 25 से ऊपर गए किलोमीटर तो 18 कर लिया, माइनस कर लिया, लेकिन ये एक्चुअल पहले से माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे एनवायरमेंट का टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, 20 डिग्री था, मैं ऊपर गया तो मैंने बोला था टेम्परेचर राइज हो जाएगा, कितना हो गया, 25। लेकिन मेरा पर्टिकुलर मैटर का टेम्परेचर राइज थोड़ी हो रहा है। पर्टिकुलर मैटर तो मेरा क्या रहेगा, स्टार्ट में जब धुआं निकला, जब इंडस्ट्री से निकला तो वो कुछ गर्म होगा, वो तो क्या होगा, वो तो डाउन ही होगा ना धीरे धीरे समय के साथ। ठीक है, तो 25 डिग्री था तो वो क्या हो गया, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकुलर कूलर एज कम्पेयर टू एटमोस्फियर। देखो पर्टिकुलर मैटर जो है ना वो कूलर है, किसके कंपेरिजन में, एटमोस्फियर के कंटेंट में कूल है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एटमोस्फियर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल तो नीचे सेट हो जाएंगे, पार्टिकल मैटर जो है उसका टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो वो तो सेटल हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए अपन इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। आप खुद सोचो, एनवायरमेंट की कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, पर्टिकुलर मैटर का मेरा कंडीशन टेम्परेचर कम है, तो वो तो सेटल होगा, इससे नीचे रहेगा ना एक्चुअली। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता तो ये उड़ जाता ऊपर की तरफ, लेकिन ये अभी नीचे रहेगा इससे। बात समझ आ रही। अब दूसरी चीज़ अपन बात करें यहाँ पे कि ये ग्राफ कैसे बना सर, तो ये ग्राफ देखो ALR होता है, ये मैंने अभी आपको बोला था कि ALR मतलब किसका होता है, पर्टिकुलर मैटर का टेम्परेचर। पर्टिकुलर मैटर का टेम्परेचर तो समय के साथ डाउन ही हो रहा है ना, पहले क्या था, ज़्यादा था यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट पे, फिर समय के साथ क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, कहाँ पे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट में इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है कि समय के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखो पहले स्टार्ट में क्या था, ये था, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जा रही है टेम्परेचर भी आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 20 था, यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है गाइस, तो ये कंडीशन थी। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, क्या बोला मैंने, कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वहाँ पे आपका जो ग्राफ बनता है ना, ठीक है, वो ग्राफ आपका क्रॉस ग्राफ बनता है। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। ठीक है, ये आगे जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट अपन क्या करेंगे, प्लम्स बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो एलिवेशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो ये ग्राफ इस टाइप से क्रॉस करता है किसमें, इन्वर्शन के केस में।
ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आज के एयर पोल्यूशन के कुछ टॉपिक। इसके बाद में जब अपन डिस्कस करेंगे तो अपन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लम्स डिस्कस करेंगे। ये प्लम्स क्या, जैसे इंडस्ट्री से, जैसे ये इंडस्ट्री यहाँ से अपन धुआं निकलेगा, तो ये धुआं कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस सीधा जाएगा, किस कंडीशन में जाएगा, उसको बोलते हैं अपन डिफरेंट प्लम्स। ठीक है, ये किसके बेसिस पे डिपेंड करेंगे, ये आपके इन्हीं के बेसिस पे डिपेंड करेंगे जो भी आज मैंने समझाया, ELR और ALR के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना। अगर इसने आप ये चीज़ें आपने सही से समझी होगी तो ये भी आपको समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, तो थैंक यू, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है गाइस, हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू।